हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज जो है फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस इनको जो है एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर रीड कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि बायोलॉजी केमिस्ट्री के भी वीडियो यहाँ पर डेली क्विज के रूप में अपलोड की जाती है। वो भी अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा बायोलॉजी का, उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को जो है पूरा देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का सैद्धांतिक पुष्टि किसने की थी। देखिए इनमें जो है प्रीवियस क्वेश्चन भी है और जो आगामी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मैक्सवेल, हर्ट्ज, मार्कोनी या फिर फेराडे। तो देखिए जो तरंगों की सैद्धांतिक पुष्टि की थी वो मैक्सवेल ने की थी। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि किसने की तथा उस वैज्ञानिक का नाम क्या था। यानी प्रायोगिक पुष्टि करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे। ऑप्शन है फेराडे, मैक्सवेल, हर्ट्ज या मार्कोनी। तो देखिए अगर प्रायोगिक पुष्टि के बारे में आपको पूछा जाए ना, तो आपको याद रखना है हर्ट्ज ने किसकी की थी, प्रायोगिक पुष्टि की थी। जबकि जो तरंगों का सैद्धांतिक पुष्टि है वो किसने की थी, मैक्सवेल ने की थी। ये दो क्वेश्चन एक बार जरूर ढंग से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय जो वर्णक्रम में नहीं है, कौन सा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में नहीं है। अल्फा किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें या फिर सूक्ष्म किरणें। तो देखिए जो बीटा किरणें होती है वो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में नहीं होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्ष किरणों की तरंग दे रही है। अब आप सोच रहे हो कि ये चैप्टर वाइज कैसे आ रहा है। ये चैप्टर वाइज लिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चैप्टर से यानी इस चैप्टर से फिजिक्स के चैप्टरों से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे उनको आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अक्ष किरणों की तरंग दे रही है लगभग होती है। ऑप्शन ए 10⁻20 एंगस्ट्रॉम, 10/10 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम या फिर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए अक्ष किरणों की जो तरंग दे रही है वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए गामा किरणों की, अक्ष किरणों की, पराबैंगनी किरणों की या फिर अवरक्त किरणों की। तो अगर सबसे अधिक जो आवृत्ति होती है ना वो होती है हमारी गामा किरणों की। तो ऑप्शन जो ए यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त होता है। पराबैंगनी पूछा गया है कि पराबैंगनी किरणों को जो फोकस करते हैं उसमें किस लेंस का प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन ए क्वार्ट्ज, कैल्साइट, कांच या फिर कोई नहीं। तो देखिए क्वार्ट्ज का जो है हम पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए लेंस के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीडियो थोड़ा काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी यानी 20 से 25 मिनट तक का होगा, इसको जो पूरा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वह है क्राउन कांच, रॉक साल्ट, फ्लिल्ट कांच या फिर कांच। देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को देख भी सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है तो आप जो है वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ये केवल आपके एग्जाम की दृष्टि से बनाया गया वेरी मोस्ट क्वेश्चन का क्विज है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रॉक साल्ट जो है अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक पदार्थ का प्रिज्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और इसका वाष्प संतुलन में रहते हैं कहा जाता है। ऑप्शन है हिमांक, क्वंथनांक, क्रांतिक बिंदु या त्रिक बिंदु। तो देखिए पानी यहाँ पर बर्फ हो गया, पानी हो गया और इसका वाष्प संतुलन, यानी यहाँ पर तीन चीज़ों का जो है हो रहा है तो त्रिक बिंदु कहते हैं इसे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है। त्रिक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप की संकल्पना उष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है। ऑप्शन ए शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या तृतीय नियम। तो देखिए ताप की संकल्पना है वो शून्य नियम से मिलती है। उष्मागति का जो शून्य नियम है उससे मिलती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत दाब गैस समतापी की रचना एवं क्रियाविधि किस सिद्धांत पर आधारित है। बॉयल के नियम, दाब के नियम, चार्ल्स के नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नियत दाब जो गैस तापमापी की रचना है और जो क्रियाविधि है वो चार्ल्स के नियम के क्या होती है, सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा,
अचर आयतन गैस समतापित जिस नियम के अनुसार कार्य करता है वह है दाब का नियम, चार्ल्स का नियम, पास्कल का नियम और इनमें से कोई नहीं। ये जो है 2016 के फिजिक्स के पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ए राइट हो जाएगा। दाब का नियम जो है इस अचर आयतन गैस तापमापी के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ताप मापने के लिए सबसे उपयुक्त गैस कौन सी है? यानी हमें क्या नापना है? निम्न ताप, कम से कम ताप मापने के लिए कौन सी गैस उपयुक्त है? ऑप्शन ए H2 यानी हाइड्रोजन, हीलियम, N2 नाइट्रोजन या फिर O2 ऑक्सीजन। तो देखिए जब भी हमें निम्न ताप के बारे में आपको पूछा जाए तो हीलियम जो है वो सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान पठन देता है वह है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखना -40 डिग्री जो होता है वो जो ताप है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में जो है समान पठन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। देखिए जो ध्वनि है हमारी वॉइस है उसकी जो अधिकतम चाल किस में होती है? एयर में, वाटर में, निर्वात में या फिर लोहे में? तो देखिए लोहे में, कभी भी निर्वात में मत कर देना। लोहा है उसमें हमारी जो ध्वनि की चाल है वो अधिकतम होती है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? दाब पर, ताप पर, घनत्व पर या फिर आर्द्रता पर? तो देखिए दाब पर जो है निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों में ध्वनि की चाल निर्भर करती है, यानी जो गैस होती है उनमें जो ध्वनि की चाल वो किस पर निर्भर करती है? केवल ध्वनि की तरंग दैर्ध्य पर, गैस के घनत्व तथा प्रत्यास्थता पर, केवल ध्वनि की तीव्रता पर या ध्वनि के आयाम एवं आवृत्ति पर? तो देखिए जो गैसों की ध्वनि है वो किस पर करती है? गैस के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर करती है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराध्वनि वायुयान उड़ते हैं, ऑप्शन ए ध्वनि की चाल से कम चाल पर, ध्वनि की चाल के बराबर चाल पर, ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर या प्रकाश की चाल पर? तो जो पराध्वनि जो वायुयान होते हैं वो ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर जो है उड़ते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस में ध्वनि की चाल जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन है कितना छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 नंबर मिल जाते हैं, ऑप्शन है टी स्क्वायर, T/1/2 या T-1। तो देखिए T1/2 है वो वहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है सबसे अधिक है? विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पूछा गया है कि सबसे अधिक जो विशिष्ट ऊष्मा है वो पारा, एल्कोहल, बेंजीन या फिर जल? तो देखिए जो वाटर की है वो विशिष्ट ऊष्मा जो है सबसे अधिक होती है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे जलने पर अधिक दर्द महसूस होता है? ये तो देखिए कॉम्पिटिटिव और RAS जैसे एग्जाम में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये एक जनरल नॉलेज के लिए भी जो बेस्ट क्वेश्चन है कि किससे जलने पर? ऑप्शन ए गर्म जल, गर्म वायु, भाप या खोलता पानी? तो आपके जो है ना मतलब आप थिंक कर रहे होगे कि गर्म जलने से भी जलता है, गर्म वायु और खोलता पानी से भी, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि सबसे अधिक दर्द किससे महसूस होता है? देखना सबसे अधिक दर्द है वो भाप से होता है। जब भी हम जो है किसी उबले हुए पानी की जो भाप होती है वहाँ पर जो है पानी में जो है उसकी भाप जो है वो सबसे अधिक जो है गर्म होती है और वहाँ से अगर हमारा हाथ जल जाता है तो वो सबसे ज़्यादा दर्द करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने वाली ऊष्मा कहलाती है गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ऊष्माधारिता या मोलर विशिष्ट ऊष्मा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गलन की गुप्त ऊष्मा जो है ऊष्मा जो है ना 1 किलोग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने वाली ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद कमरे में जल का छिड़काव करने से कमरे के ताप में थोड़ी कमी हो जाती है क्योंकि जल का तापमान कमरे के तापमान से कम हो जाता है, जल का विशिष्ट ऊष्मा उच्च हो जाता है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है या फिर जल का ऊष्मा का कुचालक होता है। जल जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी की जो जल है, जल के वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह जो है अधिक होता है, ठीक है। उसका मान जो है किससे अधिक होता है? टेम्परेचर से अधिक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डॉपलर का प्रभाव सत्य है। ऑप्शन ए केवल ध्वनि की तरंगों के लिए, केवल प्रकाश की तरंगों के लिए, ध्वनि एवं प्रकाश की तरंगों के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो डॉपलर का प्रभाव है वह ध्वनि के लिए भी है यानी वॉइस के लिए भी है और प्रकाश के लिए भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में से किस में ध्वनि की आभासी आवृत्ति जो है वह सबसे अधिक होती है। आभासी और वास्तविक जो होते हैं ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए स्रोत स्थिर प्रेषक की ओर आ रहा है, प्रेषक स्थिर की स्रोत की ओर आ रहा है। प्रेषक और स्थिर तो आप समझ ही रहे होंगे। और ऑप्शन सी है जो स्रोत है वो प्रेषक दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो स्थितियों में जो ध्वनि की जो आभासी आवृत्ति पूछी गई है यहाँ पर हमें, न कि जो है वास्तविक पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिमान ध्वनि स्रोत के पीछे खड़े एक स्थिर जो श्रोता है को ध्वनि सुनाई देगी मूल आवृत्ति से अधिक, मूल आवृत्ति से कम, मूल आवृत्ति के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। अगर गतिमान ध्वनि है, अगर कोई जो श्रोता है वो पीछे खड़ा है तो उसको जो मूल आवृत्ति जो है उससे कम ध्वनि सुनाई देगी। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रोता जो है किसी मील के शायरन की ध्वनि सुन रहा है, ठीक है, जबकि वह मील की ओर जा ही रहा है। श्रोता को शायरन की ध्वनि सुनाई देगी बढ़ती हुई, घटती हुई, अपरिवर्तित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जनरल नॉलेज है कि बढ़ती हुई जो है सुनाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीफन का नियतांक का जो एसआई मात्रक है वो कौन सा है। तो जो स्टीफन का जो एसआई मात्रक होता है नियतांक का वो वोट अपॉन मीटर स्क्वायर के 4 होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है विकिरण द्वारा होता है तब माध्यम का जो ताप है वो कैसा रहेगा, यानी तेजी से बढ़ेगा या धीरे धीरे बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो माध्यम का जो ताप है वह अपरिवर्तित रहेगा, यानी नहीं तो वह घटेगा ताप और नहीं बढ़ेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य होती है। ऑप्शन ए 4000 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक। ऑप्शन सी है यहाँ पर हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच, या 1 मीटर से 4 मीटर तक। तो देखिए उसमें जो विकिरण होती है उसकी तरंगदैर्घ्य 1 मीटर से 4 मीटर तक होती है। ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि तांबा, लोहा, चांदी तथा एल्यूमिनियम की चालकताओं का क्रम है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम या लोहा, ये कौन सा क्रम है आप ये बता सकते हो, यानी बढ़ता हुआ क्रम है या घटता हुआ क्रम है। ये बढ़ता हुआ क्रम है, चांदी, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम और फिर लोहा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विस्पंद की उत्पत्ति जो ध्वनि तरंगों में होती है परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, अनुनाद के कारण, या फिर व्यतिकरण के कारण। तो जो है व्यतिकरण के कारण होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुस्पष्ट जो विस्पद है उसे सुनने के लिए दो तरंगों की जो आवृत्तियां हैं वह बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी काफ़ी भिन्न होनी चाहिए, ऑप्शन सी लगभग समान, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सुस्पष्ट अगर विस्पद हमें सुनना है तो उसमें दोनों ध्वनि तरंगों की जो आवृत्तियां हैं वो लगभग समान होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन दो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के कारण विस्पद उत्पन्न होते हैं जिनकी आवृत्तियां जो है असमान तथा आयाम बराबर होते हैं। याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी दो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के कारण जो विस्पंद है वह उत्पन्न होते हैं जिनकी आवृत्तियां तो होती है असमान, लेकिन जो आयाम है वो बराबर होता है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ध्वनि स्रोतों को एक साथ बजाए जाने पर प्रति सेकंड सुनाई देने वाली विस्पंदों की संख्या बराबर होती है ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के किसके बराबर होती है। इसमें हमें पूछा गया है योग के बराबर, अंतर के बराबर, अनुपात के बराबर, या अधिकतम आवृत्ति के बराबर। तो देखिए अंतर के बराबर होती है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपरिगामी तरंगों के 5 लगातार प्रस्पंद के बीच दूरी होती है। ऑप्शन ए 2 अल्फा, 3 लैम्बडा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अपरिगामी जो तरंग होती है उसमें जो है ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा नहीं ले जाई जाती, क्यों नहीं ले जाई जाती? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ परिगामी तरंगों द्वारा, अनुदैर्ध्य परिगामी तरंगों द्वारा, अपरिगामी तरंगों द्वारा या विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा अपरिगामी तरंगों द्वारा जो है ऊर्जा है वो नहीं ले जाई जा सकती। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समतापीय परिवर्तन होता है तो P, V एवं T तीनों में बदलते हैं, P एवं V बदलते हैं, V एवं T बदलते हैं या फिर P एवं T बदलते हैं। अब P व T आपको पता ही होगा। तो देखिए जब समताप परिवर्तन होता है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, P बदलता है और T बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को जो स्किप ना करके पूरा देख रहे हैं उनको काफ़ी जो है उनको एक प्रैक्टिस सेट मिल गया है और ये जो है इनमें जो काफ़ी जो मिक्स क्वेश्चन थे प्रीवियस के उनको भी पता चला है। आप अपनी प्रिपरेशन को इसी प्रकार बेहतर बनाए। 20 सितंबर को एग्जाम है, बहुत ही शानदार तरीके से जो है आपकी तैयारी करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापीय प्रक्रम में उष्मागतिक निकाय का पालन करता है। ऑप्शन ए बॉयल के नियम का, चार्ल्स के नियम का, दाब के नियम का या फिर ग्राहम के विसरण के नियम का। तो समतापीय प्रक्रम में जो उष्मागतिक निकाय का जो पालन करता है वो दाब के नियम का करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस पालन करती है। ऑप्शन ए पास्कल के नियम का, बॉयल के नियम का, पॉइसन के नियम का या इनमें से कोई नहीं। तो जब रुद्धोष्म प्रक्रम है उसमें गैस जो है बॉयल के नियम का, यानी यहाँ पर देखिए प्रक्रम के माध्यम से भी आप जो ऑप्शन बी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैस का आयतन रुद्धोष्म ढंग से बढ़ रहा है, इसका ताप जो है बढ़ेगा, घटेगा या अचल रहेगा या फिर कोई नहीं। तो देखिए ताप जो है लगातार बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म नहीं हो सकता? ऑप्शन ए वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण, वायु में भरे गुब्बारों का अचानक फटना, CO2 में भरे सिलेंडर का अचानक फटना या बर्फ का जमना। तो देखिए वह रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं हो सकता, यानी वायु में भरे गुब्बारे का जो अचानक फटना है वो एक रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस के समतापीय प्रसार में दाब का निर्धारण होता है। ऑप्शन ए केवल ताप में, केवल संपीड़िता में, ताप एवं संपीड़िता दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस के रुद्धोष्म प्रसार में जो है उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, याद रख लेना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जब भी रुद्धोष्म प्रसार होगा उसमें उष्मा का जो है कभी भी आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं हमारे बायोलॉजी के क्विज में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को शेयर करें।